दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी 8th स्टैंडर्ड आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईयर है इस पूरे के पूरे साल में जितना भी आपने पढ़ा है। मतलब अब तो नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ये 8th स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको साइंस में भी वो चैप्टर कराते टाइम बोला था कि ये जो सारी चीज़ें अब आपने वो चैप्टर में पढ़ी वो आपको 9th और 10th में देखने को मिलेगी। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप पूरा पैटर्न देख रहे हो सकता है ये पिछले साल के पैटर्न से थोड़ा अलग हो, जो ऐसे ऐसे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि इमेजेस कम है लेकिन लिखा हुआ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी ही सेम चीज़ आपको 9th और 10th में भी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करो, ये जो 8th स्टैंडर्ड है आपका, क्योंकि यही आपका 9th और 10th का बेस बनाने वाला है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ये चैप्टर कराता हूँ। तो सबसे पहले आपको सोर्सेज का मतलब मैं बताता हूँ कि देखो, कोई भी चीज़ का एक सोर्स होता है और अगर वो सोर्स नहीं रहा तो हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। मान लो कि आप आइसक्रीम खाते हो, तो आइसक्रीम आप कैसे खाते हो, वो बनती किससे है। आइसक्रीम का सोर्स दूध है। अगर दूध नहीं रहा तो क्या आप आइसक्रीम कभी खा पाओगे? नहीं ना। वैसे ही आप चॉकलेट खाते हो, तो चॉकलेट का सोर्स क्या है? चॉकलेट का सोर्स है हमारा कोको। अगर कोको नहीं रहा तो क्या आप कभी चॉकलेट खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, क्योंकि ये चॉकलेट का सोर्स कोको है और इस सोर्स के बिना आपको उसका प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। तो वैसे ही जो हिस्ट्री है इसके कई सारे सोर्सेज होते हैं। तो आपके बुक में 3 सोर्सेज दिए हैं, वो मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो इस हिस्ट्री के 3 सोर्सेज है जो आपकी बुक में लिखा है। तो सबसे पहले हमारा मटेरियल सोर्स, फिर है हमारे पास रिटन सोर्स, और लास्ट में आता है हमारे ओरल सोर्सेज। तो मैं ये तीनों सोर्सेज का आपको एकदम ब्रीफ में आइडिया दे देता हूँ, फिर तो हम वैसे भी डिटेल में ये सब पढ़ने ही वाले हैं यहाँ पे। तो देखो, जैसे हमें पता है कि हमें साल 1947, जो ईयर 1947 था, इस साल में हमें 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिली। ये हमें कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि इस चीज़ के सोर्सेज अवेलेबल है, इसके हमारे पास वीडियोस अवेलेबल है, हमारे पास ये लिखित रूप में डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है, और ये हम इसे बोलते भी आ रहे हैं। मतलब ये हमारे ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है, क्योंकि हम इसे जनरेशन टू जनरेशन माता पिता अपने बच्चों को इसकी कहानी सुनाते आ रहे हैं कि कैसे हमारे वीर जो लीडर्स थे, लेट श्री महात्मा गांधी, फिर स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ऐसे ऐसे ग्रेट लीडर्स ने कैसे अपने प्राणों का बलिदान करके हमें इंडिपेंडेंस दिया। तो ये क्या हो गया? ये ओरल फॉर्म हो गया। वीडियोस के फॉर्म में तो हमारे पास है ही, और डॉक्यूमेंट में भी लिखित रूप में हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी मैं आपको ये इससे कनेक्ट करूँ तो वीडियोस जो है ये हो गए हमारे मटीरियल सोर्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट हो गए हमारे रिटन सोर्स, और ओरल फॉर्म में जो भी है वो हो गए हमारे ओरल सोर्सेज। तो अभी हमें कैसे पता चला कि साल 1947 में ही हमें आज़ादी मिली थी और वो दिन 15 अगस्त था, और किन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, ये सब हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास ऐसे ढेर सारे हिस्ट्री के सोर्सेज थे। तो मान लो अगर ये सोर्स हमारे पास नहीं होते तो क्या हमें कभी पता चलता कि हमें आज़ादी कब मिली थी? बिल्कुल नहीं। हमें ना ही डेट उसकी याद रहती, ना ही हमें अपने वीर लीडर्स के नाम याद रहते, ना ही हमें अपनी भारत की हिस्ट्री मालूम रहती अगर ये सोर्सेज नहीं होते। तो इससे आपको पता चलता है कि जो हिस्ट्री के ये 3 सोर्सेज है ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो अभी हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको सोर्सेज का तो आइडिया दे दिया कि बिना सोर्सेज के कुछ भी संभव नहीं है। जैसे कि आप चॉकलेट, आइसक्रीम या फिर ढेर सारे जो भी चीज़ें हैं आप उनके मेन सोर्स के बिना नहीं खा सकते, वैसे ही आप हिस्ट्री उसके मेन सोर्सेज के बिना आप नहीं समझ सकते। तो अभी हम रीड करते हैं। वी हैव स्टडीड सोर्सेज ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो हमने पुराने स्टैंडर्ड्स में, आपको याद होगा, एंशिएंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। तो आपको सकता है सही से याद नहीं होगा, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। तो जो हमारी हिस्ट्री है इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा एंशिएंट पार्ट, फिर है हमारे पास मेडिवल पार्ट,
और है हमारे पास मॉडर्न पार्ट। तो आप इन्हें ऐसे भी बोल सकते हो कि ये है एंशियंट हिस्ट्री। हिस्ट्री को मैं शॉर्ट फॉर्म में एच में यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमारी जो हिस्ट्री है इसे हम 3 भागों में डिवाइड करके रखते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? एंशियंट हिस्ट्री में आपको याद होगा कि हमने जब हम छोटे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में थे, तो हमने स्टोन एज मैन के बारे में पढ़ा था। आपने नहीं पढ़ा था कि स्टोन एज मैन कैसे कैसे इवॉल्व हुए, वो कैसे पत्थरों की हेल्प से अपने टूल्स बनाते थे, फिर कैसे पहली बार इंसान ने व्हील की इन्वेंशन किया, कैसे उसने फायर को ढूंढा, फिर कैसे कैसे उसका यूज़ करके वो गुफा से धीरे धीरे घर में रहने लगा, अच्छे अपने बड़े बड़े घर में। तो ये सब जो हम पढ़ते हैं ये हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। तो ये तो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है। लेकिन अब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात करोगे तो इसमें हम इंडस और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा। तो ये हो गई हमारी एंशियंट हिस्ट्री। अभी हम आते हैं मेडिवल हिस्ट्री में। तो मेडिवल हिस्ट्री में हम क्या पढ़े हैं? हमने, आपको याद होगा कि हमने मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ा था, हमने मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ा था। जैसे कि आपको याद होगा कि मुग़ल एम्पायर के फाउंडर कौन थे? बाबर। और मराठा एम्पायर के फाउंडर कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये सब आपने जो भी पढ़ा, आपको याद होगा शायद आपने 4th 5th 6th में भी आपने इनके बारे में पढ़ा है, हो सकता है आपने 7th में भी इनके बारे में पढ़ा हो। तो ये जो हम पढ़ते थे, ये हम किसके बारे में पढ़ते थे? मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ते थे। वो भी किसके? हमारी इंडिया की मेडिवल हिस्ट्री। तो अभी हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या आता है? मोस्टली जो ब्रिटिश लोग थे, इन्होंने हमारे भारत में आके क्या क्या किया। जब ब्रिटिश कॉलोनाइज़ करना मतलब कि धीरे धीरे आके हमारे भारत में रहकर अपनी आबादी बढ़ाने लगे, जिसे हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। तो जब ब्रिटिश ने आके हमारे भारत को कॉलोनाइज़ किया, तब उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए, उन्होंने कौन से अच्छे काम किए, कौन से बुरे काम किए, फिर वो हमारा क्या क्या लूट के लेके चले गए, फिर इससे हमारे भारत पे क्या फ़र्क पड़ा, उस टाइम पे क्या कैसे कैसे लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल किए हमारे भारत को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। फिर इंडिपेंडेंस मिलते ही हमने कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर हम कैसे कैसे एक गरीब देश से हम डेवलप होते होते एक बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर देश बन गए। तो ये सब के बारे में आप जो भी पढ़ाई करोगे ये आती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में। मान लो कि साल 1800 के बाद से आप जो भी पढ़ते हो उसे हम बोलते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये तो आप देखोगे कि हम 2000 से 3000 BC के बीच में जो बात करते हैं वो होती है हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। और ये क्या है? ये है 1000 से 16,000 क्रिश्चियन एरा। ये टाइम जो था इसे आप बोलोगे मेडिवल हिस्ट्री। वही अगर आप 1800 के बाद से कोई भी हिस्ट्री हमारी पढ़ोगे तो वो आएगी मॉडर्न हिस्ट्री की कैटेगरी में। तो मुझे उम्मीद है आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा। अभी हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मैंने आपको बोला था कि आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में स्टोन एज मैन के बारे में पढ़ा, फिर आपने 4th 5th 6th 7th में आपने हमारी मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। अभी आप 8th 9th और 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ने वाले हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। अभी हिस्टोरिकल सोर्सेज इंक्लूड मटेरियल रिटन एंड ओरल सोर्सेज। तो देखो मैंने आपको बताया था मटेरियल रिटन ओरल सोर्सेज। तो सिमिलरली सोर्सेज बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एस ऑडियो विजुअल वीडियो एंड ऑडियो विजुअल आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो वैसे ही जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हम ऑडियो वीडियो यानी ऑडियो यानी कि आवाज़ जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है हमारे ग्रेट इंडियन लीडर्स की, इन्हें हम ऑडियो सोर्स बोलेंगे। वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वीडियो अवेलेबल है हमारे इंडिपेंडेंस का। और ऑडियो विजुअल यानी कि एक वीडियो चल रहा है और उस वीडियो में हमें आवाज़ भी आती है, उसे हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल यानी कि वीडियो, ऑडियो यानी कि आवाज़, मतलब उस वीडियो में हमें आवाज़ भी देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी।
ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं मटेरियल सोर्सेज से। तो वेरियस ऑब्जेक्ट, मॉन्यूमेंट, प्लेस, कॉइन्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा कैन बी इंक्लूडेड इन मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स आ जाएंगे। मॉन्यूमेंट के अंदर आप क्या देखोगे, कुतुब मीनार, ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं ये आ जाएंगे हमारे मटेरियल सोर्सेज के अंदर। प्लेसेस, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस होती है जैसे कि राजगढ़, रायगढ़, शिवनेरी, फिर ग्वालियर, ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस जहाँ पे बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए थे, इन प्लेसेस को हम बोलेंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस। और ये हिस्टोरिकल प्लेसेस जो जगह है सारी, ये आएगी मटेरियल सोर्सेज के अंदर। कॉइन तो आपको नाम से मालूम पड़ रहा है, कॉइन एक मटेरियल है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मटेरियल सोर्सेज में ही आएगा। स्कल्पचर यानी कि मूर्तियाँ, सारी मूर्तियाँ भी तो एक तरीके की मटेरियल ही है, तो ये भी आएंगे हमारे मटेरियल सोर्सेज में। तो अभी आगे क्या दिया है, बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस। तो जो भी आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखने को मिलेगी जैसे कि महल, पैलेस, जो भी जितने भी पैलेस होते हैं प्लस फोर्ट होते हैं यानी कि किले, और आपको कोर्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे अदालत जिसे आप बोलते हो हिंदी में, ये सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस है और ये आती है मटेरियल सोर्सेज के अंडर। और प्लेसेस के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है। तो द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज बिलीव्ड एज द पीरियड ऑफ यूरोपियन, यानी कि मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इसे हम मोस्टली ब्रिटिशर्स के टाइम पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स ने आके हमारे भारत में क्या क्या किया था, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मोस्टली यूरोपियन स्पेशली ब्रिटिश, हाँ तो इसमें भी वही लिखा है कि जब ब्रिटिश आए थे हम मोस्टली उसी टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिश रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी गवर्नेंस कैसे होती थी, प्रिंसली स्टेट की गवर्नेंस यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे महाराजा का रूल चलता था, राजा महाराजाओं का रूल चलता था। आज के टाइम पे तो कोई भी राजा महाराजा का रूल नहीं चलता, हमारी डेमोक्रेसी चलती है, ठीक है। तो गवर्नेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये वो जगह है जहाँ पे राजा महाराजा का रूल चलता था ब्रिटिश के टाइम पे। इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स एक्सेट्रा वो बिल्ड। तो ऑब्वियसली बात है ये मॉडर्न पीरियड है, तो इसमें ढेर सारी, इस पीरियड में हमारे भारत में ढेर सारी बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन, ऐसी ढेर सारी चीज़ें बनी थी, ठीक है। तो दिस बिल्डिंग्स इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिसेज, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफिसेज होते थे जैसे कि पोस्ट ऑफिस, फिर कोर्ट, ऐसी ढेर सारी ऑफिसेज जो भी गवर्नमेंट की होती है इन बिल्डिंग्स में थी, क्योंकि ये मॉडर्न टाइम था इसीलिए हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिस अवेलेबल थी। तो रेजिडेंस ऑफ ऑफिसर्स, लीडर्स एंड रेवोल्यूशनरीज, तो ये टाइम पे ही हमें हमारे ग्रेट ऑफिसर, लीडर और रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी लोगों के घर देखने को मिले थे, क्योंकि वो यही टाइम पे बने थे। जैसे कि अगर आप ग्वालियर में देखने जाओगे तो ग्वालियर एक जगह है जहाँ पे ढेर सारे हिस्टोरिकल लीडर्स का घर था, लीडर्स हाउस यानी कि उनका घर था। तो इस जगह को हम बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे भारत के ढेर सारे ग्रेट लीडर्स का घर था यहाँ पे। अगर आप महात्मा गांधी, भगत सिंह, इनके घरों को देखने जाओगे तो आज इनके घर सील है और उनके घरों पे उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई है, और वहाँ पे किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे ग्रेट इंडियन लीडर्स का घर था। पैलेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा थे हमें उनके महल भी देखने को मिलते हैं, ये वही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टाइम पे बने थे। फोर्ट यानी कि किले, प्रिजन्स यानी कि जेल। तो अमंग दिस मॉन्यूमेंट्स मैनी बिल्डिंग्स आर इंटैक्ट इवन टुडे, मतलब कि इन टाइम पे जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो आज भी एकदम तो उस टाइम पे जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो आज भी एकदम इंटैक्ट है। इंटैक्ट यानी कि आज भी एकदम मजबूती से खड़ी है। तो अगर आज के टाइम पे भी आप बांद्रा जाओगे तो आपको ढेर सारे वैसे घर देखने को मिलेंगे जो आपको लंदन में देखने को मिलते हैं। तो देखो, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे वो फ़ोटो दिख रही होगी, तो बांद्रा में अगर आप जाओगे आपको ऐसे टाइप के घर देखने को मिलेंगे। ये घर आज भी बहुत ज़्यादा मजबूती से खड़े हैं क्योंकि इन्हें बनाया ही वैसे गया था। तो ये यहाँ पे उनकी ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सम आर डिक्लेयर्ड एज नेशनल मॉन्यूमेंट, कोई जगह को हम नेशनल मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर कर दिए, जैसे कि रेड फोर्ट, लाल किला, उसे हम हमारा एक नेशनल मॉन्यूमेंट मानते हैं, ठीक है। तो वेयर एज सम आर कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम, तो कोई जो होते हैं राजा महाराजाओं के महल होते हैं हम उसे कभी कभी म्यूजियम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एग्जांपल है सेल्यूलर जेल इन अंडमान एंड निकोबार। अगर आपने एक
पहले के टाइम पे, अभी तो आप छोटे हो, मुझे नहीं लगता आपने कभी सुना होगा इसका नाम, एक काला पानी की सज़ा होती है। तो पहले के टाइम पे जो भी इंसान बहुत बुरे क्राइम करता था, जैसे कि किसी का मर्डर कर दिया या फिर बहुत बड़ी चोरी कर दी या ऐसे ही कोई बुरा क्राइम अगर उस इंसान ने किया है, तो हम उसे काला पानी की सज़ा देते थे। तो काला पानी की सज़ा में क्या होता था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये 2 आइलैंड है समुद्र के बीच में, तो हम क्या करते थे, कैदी को इस 2 आइलैंड पे छोड़ देते थे, अंडमान एंड निकोबार, इन दोनों आइलैंड में हम उन्हें छोड़ देते थे ताकि वो पूरी ज़िंदगी वहाँ पे सड़े। मतलब कि फिर उनके पास कोई चारा तो है नहीं, वो जेल से अगर भागेंगे भी तो चारों तरफ समुंदर है, मतलब कहीं पे नहीं जा सकते, तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा खतरनाक सज़ा बोली जाती थी। और इसका एग्जांपल है सेल्युलर जेल। तो यहाँ फिर हमने इतनी क्रूरता से सब लोग ने बोला गया कि इंसानों को इतनी क्रूरता से नहीं रखना चाहिए, तो इसीलिए हमने वो दोनों जेलों को बंद कर दिया। तो इसमें से एक जेल जो अंडमान में थी उसे हम एक म्यूज़ियम बना चुके हैं, यहाँ पे वही लिखा है। तो यहाँ पे वही ढेर सारे बड़े बड़े जो खतरनाक कैदी थे उनकी बहुत सारी चीज़ों को सजा के ऐसे रखा गया है दिखाने के लिए कि पहले के ज़माने में हमारा प्रिजन सिस्टम कैसा हुआ करता था। ठीक है, वाइल विजिटिंग दिस साइट वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। तो जब हम इन साइट में जाते हैं तो हमें वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, वहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि वो टाइम पे बिल्डिंग कौन से तरीके से बनती थी, नेचर ऑफ मॉन्यूमेंट, यानी कि जो भी मॉन्यूमेंट है वो किस चीज़ का बना हुआ है, और एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। मतलब कि हम जब भी ऐसी जगहों पे जाते हैं तो हमें वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ के आर्किटेक्चर और वहाँ के मॉन्यूमेंट किस चीज़ के बने हुए हैं और वहाँ के आर्थिक स्थितियों के बारे में भी हमें मालूम पड़ता था। इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि आर्थिक स्थिति। मान लो कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे सभी लोगों के पास सोने, हीरे, जवाहरात और अच्छे अच्छे खाने पीने की चीज़ें मतलब रखी हुई थी। जब वो मर गए तो उनकी सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसे छूट गई थी। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी। वही अगर आपको वहाँ पे बहुत कम लोगों की संख्या दिखे, वहाँ पे आपको दिखे कि बच्चों के आपको कंकाल देखने को मिले और उस कंकाल की स्टडी करके आपको ये मालूम पड़े कि उन बच्चों में मैल न्यूट्रिशन था, तो ऐसी ऐसी चीज़ें देख के आपको मालूम पड़ेगा कि आम जनता की कंडीशन वो टाइम पे अच्छी नहीं थी, यानी कि उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, जस्ट एज ड्यूरिंग द विजिट टू सेल्युलर जेल वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट रेवोल्यूशनरी वर्क ऑफ वी.डी. सावरकर। तो जब आप अंडमान के जेल में जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वी.डी. सावरकर ने वहाँ पे कौन सा रेवोल्यूशनरी काम किया था। और जब आप मणि भवन मुंबई में या फिर सेवाग्राम आश्रम जो वर्धा में लोकेटेड है, अगर आप इन दोनों में से किसी एक जगह पे जाओगे तो आपको वो टाइम पे गांधीयन एरा, यानी कि गांधी जी के टाइम पे जो भी चीज़ें, रीति रिवाज फॉलो होते थे उसके बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया है म्यूज़ियम एंड हिस्ट्री। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरियस ऑब्जेक्ट्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड सच अदर थिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन अ म्यूज़ियम। तो हमारी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए यहाँ पे देखो, पुराने ज़माने के लोग भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे। उन्हें पता था कि फ्यूचर जनरेशन को इस समय अपनी हिस्ट्री जानने के लिए उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए वो क्या करते थे कि अपने जो प्रेजेंट की पेंटिंग्स, फ़ोटोग्राफ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने बना के रखी थी वो उन्हें प्रिजर्व करके रखते थे एक म्यूज़ियम में। तो उन्हीं म्यूज़ियम को देखकर हमें उस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसका एक एग्जांपल दिया, आगा खान पैलेस। तो आगा खान एक राजा था, उसके पैलेस जब वो मर गया तो उसका जो पैलेस पुणे में था उसे हमने एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी इस म्यूज़ियम में हमें, अगर हम इस म्यूज़ियम में जाएंगे तो हमें महात्मा गांधी की लाइफ से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, स्टैचूज एंड मेमोरियल्स। तो देखो, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये इन दोनों समय में हमें ढेर सारे मेमोरियल क्या होता है, देखो स्टैचू तो आपको पता है, ये स्टैचू मतलब मूर्ति, लेकिन मेमोरियल क्या होता है, वो भी एक तरीके की मूर्ति होती है। लेकिन मेमोरियल क्यों बनाते हैं हम, किसी भी इंसान की मेमोरी में बनाते हैं। मेमोरियल यानी कि मेमोरी, उस इंसान ने मान लो बहुत ज़्यादा बड़ा काम किया है इंसानियत के लिए, तो इसीलिए हम उसकी मेमोरी में उसका एक स्टैचू बनाते हैं। तो उसी स्टैचू को हम मेमोरियल बोलते हैं।
तो मान लो फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, इनका तो बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे भारत को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। तो इसीलिए इनकी यादों में हमने बहुत सारी जगहों पे ढेर सारे स्टैचूज़ बना के रखे हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, मेमोरियल ऑफ मेनी पर्सनैलिटीज़ वर इरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैचूज़, दिस स्टैचूज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं स्टैचू से हमें मालूम पड़ता है कि कौन से लीडर ने कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन कब और कहाँ किया था। द वेरियस स्टैचू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी रूलर्स एंड एमिनेंट पर्सनैलिटीज़। तो वो टाइम के रूलर्स के बारे में भी, रूलर्स जो भी हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टाइम पे जो भी ब्रिटिश रूलर्स थे, उन्होंने भी अपनी यादों में खुद के लिए स्टैचूज़ बनवा के गए। तो अभी वही स्टैचूज़ देख के हमें मालूम पड़ता है कि वो टाइम पे अगर कोई भी पर्टिकुलर पीरियड हम सिलेक्ट करें तो उस टाइम पे भारत का रूलर कौन था, वो तो ब्रिटिश ही था, लेकिन ब्रिटिश में भी वो कौन से रूलर्स थे वो हमें उनके स्टैचूज़ देख के मालूम पड़ता है, जो उन्होंने खुद बनवाया था अपने लिए। द डिस्प्ले प्लेक ऑन स्टैचूज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फुल नेम ऑफ कंसर्न पर्सन, बर्थ डिटेल्स, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बायोग्राफिकल स्केच ऑफ द पर्सन। तो देखो, ये आपको समझाने के लिए मैंने एक रफ फिगर बनाया है, आप ड्राइंग पे मत जाना, मैं जो आपको समझा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो। तो देखो, मान लो ये एक ग्रेट हमारे लीडर थे, तो इन लीडर की मेमोरी में हमने इनका एक मेमोरियल बनाया। तो ये इनका स्टैचू है, मेमोरियल मैंने आपको बताया था, मेमोरियल मतलब स्टैचू, तो ये उनका स्टैचू है। अब ये जिस स्टैचू पे मतलब जिस ब्लॉक के ऊपर इनका स्टैचू को फिक्स किया गया है, उस पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। उसके ऊपर हमें ये इसको प्लेक बोलते हैं, हमें इसके ऊपर इस कंसर्न पर्सन का फुल नेम देखने को मिलेगा। मान लो इनका नाम है महात्मा गांधी, तो हमें इनका फुल नेम देखने को मिलेगा इसके ऊपर। इसके ऊपर हमें इनका बर्थ कब हुआ था, बर्थ डेट दी होगी। फिर इनका डेथ कब हुई थी इनकी और कहाँ हुई थी, ये हमें डेथ प्लेस और डेथ की डेट हमें देखने को मिलेगी। और ब्रीफ में इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो मान लो अगर ये महात्मा गांधी है तो इनके बारे में एक ब्रीफ समरी दी होगी कि हमारे भारत के सबसे महान लीडर थे, जिनके कंट्रीब्यूशन से ही हमारे भारत को इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता मिली। तो ऐसी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर रहेगी और एक बायोग्राफिकल स्केच होगा उस पर्सन का, यानी कि यहाँ पे देखो अब उसी पर्सन का यहाँ पे हमें स्केच देखने को मिल रहा है। असली में एक स्केच रहेगा, मतलब अगर ये महात्मा गांधी है तो हमें महात्मा गांधी का एक स्केच इसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे अच्छे से समझा होगा कि ये एक मेमोरियल कैसा होता है। यहाँ पे एक स्टैचू है, ये जिस ब्लॉक के ऊपर ये स्टैचू खड़ा है जिसे प्लेक बोलते हैं, उसके ऊपर हमें इसकी स्केच देखने को मिलेगी और ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन इसी प्लेक के ऊपर लिखी होगी। तो जैसे कि स्टैचू महात्मा ज्योतिराव फुले, ये इंडिया की पहली टीचर थी। लोकमान्य तिलक, आपने इनके नाम से एक रेलवे स्टेशन भी देखा होगा कि हो सकता है आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके नाम से पूरा का पूरा एक रेलवे स्टेशन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को तो सब लोग जानते हैं, इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। तो इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से हम इनके स्टैचूज़ बनाते हैं। देयर आर मेमोरियल्स विच आर इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ वेरियस इवेंट विच गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंसर्न्ड इवेंट, पीरियड, पीपल रिलेटेड टू इवेंट एक्सेट्रा। तो इसी इनके ही मेमोरी में हम ऐसे स्टैचूज़ बनाते हैं जो कि हमें उसी रिलेटेड इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है हुतात्मा स्मारक एट वेरियस प्लेसेस। आपको बता दूं कि हुतात्मा स्मारक मुंबई में एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें कोई लोगों के स्टैचूज़ देखने को मिलेंगे। और ये स्टैचूज़ क्यों बने हैं, क्योंकि जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम था जब 106 लोगों ने हमारे इंडिपेंडेंस की लड़ाई में लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। तो हम उनकी ही मेमोरी में हुतात्मा स्मारक पे हमने स्टैचूज़ बनाए हैं। ये मुंबई में एक ऐसी जगह है। तो इसकी जैसी बहुत सारी जगह पे आपको मेमोरियल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये एक एक्टिविटी है, अगर आप ये चाहते हो तो आप ये कर लो। तो मैं इस एक्टिविटी को रीड नहीं कर रहा हूँ। रिटर्न सोर्सेज, द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन रिटर्न सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो रिटर्न सोर्सेज यानी कि जो सारी की सारी हमारी इन्फॉर्मेशन जो लिखित रूप में अवेलेबल है उसे हम बोलेंगे रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे वेरियस रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में दिया गया। करस्पॉन्डेंस लेटर्स के फॉर्म में होते हैं। अब मान लो इन्हें हम पुराने ज़माने के लेटर्स बोल सकते हैं।
फॉरेन अकाउंट यानी कि अकाउंट मतलब कि हर चीज़ का एक अकाउंट नहीं होता। अगर आप कोई चीज़ खरीदोगे, आपके बैंक में हर चीज़ का एक अकाउंट होता है ना, कि अपने अगर बैंक से 10,000 रुपये निकाले या बैंक में किसी ने 20,000 रुपये डाले आपके बैंक अकाउंट में, तो उसका एक अकाउंट रहता है। तो वैसे ही अकाउंट्स को हम बोलते हैं फॉरेन अकाउंट। तो जो दो देशों के बीच में होते थे उन्हें हम बोलेंगे फॉरेन अकाउंट। न्यूज़पेपर तो आपको पता ही है, आप में से लगभग हर इंसान ने न्यूज़पेपर्स देखा होगा। बायोग्राफी, तो बायोग्राफी में क्या होता है कि एक इंसान किसी भी दूसरे इंसान की लाइफ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता है और उसके ऊपर एक बुक लिखता है। मतलब उस बुक में एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर वो डिपेंड होती है और उसमें उस इंसान की लाइफ से जुड़ी वेरियस इन्फॉर्मेशन होती है। मान लो अगर मैंने महात्मा गांधी की लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी है तो उसे हम बोलेंगे बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। बुक्स तो आपको पता ही, ये तो वैसे भी लिखित रूप में अवेलेबल होते हैं। ऑटोबायोग्राफी, अब ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, अगर मान लो कि महात्मा गांधी जी है और उन्होंने खुद से अपनी ज़िंदगी के बारे में एक बुक में लिखा है और उसे पब्लिश किया, तो उसे हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी, यानी कि उन्होंने खुद से लिखा है। और अगर आप बायोग्राफी की बात करोगे तो किसी और इंसान ने उनके बारे में लिखा है एक बुक में। तो मुझे उम्मीद है आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। फैक्ट्री रिकॉर्ड यानी कि फैक्ट्री के अंदर जो भी सामान का लेन देन होता था उसके बारे में जो भी रिकॉर्ड होते हैं उन्हें भी हम हिस्ट्री का एक रिटर्न सोर्स कंसिडर करते हैं। पीरियडिकल को आप पुराने ज़माने का न्यूज़पेपर मान सकते हो। इसे आप मान लो पुराने ज़माने का न्यूज़पेपर बोलते हैं हम। तो देखो अभी हम न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल, तो न्यूज़पेपर और पीरियडिकल ये दोनों बहुत ज़्यादा मिलती जुलती चीज़ें हैं। आप बस पीरियडिकल को पुराने ज़माने का अवतार मान सकते हो न्यूज़पेपर का। तो न्यूज़पेपर हमें ढेर सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंटेम्प्रेरी यानी कि प्रेजेंट टाइम पे। कंटेम्प्रेरी मतलब प्रेजेंट। तो अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आजकल होने वाली सारी चीज़ों के बारे में हमें जो चीज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो है हमारा न्यूज़पेपर। तो अलॉन्ग विद द डिटेल एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, व्यूज़ ऑफ एमिनेंट पीपल, एडिटोरियल आर ऑल्सो पब्लिश्ड। तो ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो एमिनेंट यानी कि जो प्रमुख लोग हैं, जो एडिटोरियल है, न्यूज़पेपर के एडिटर्स जो है वो अपने खुद के व्यूज़ भी पब्लिश करते हैं। यानी कि जो जनता का कहना है, जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स का कहना है, वो न्यूज़पेपर इनको भी इंक्लूड करता है। ऐसा नहीं कि वो हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ देता है, उसी के साथ साथ ये हमें वो भी बताता है क्या है आम जनता का क्या कहना है उन न्यूज़ पर, वो भी हमें न्यूज़पेपर के थ्रू ही देखने को मिलता है। तो वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हैपनिंग ऑफ दैट पीरियड। तो एक न्यूज़पेपर में हमें पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, सोशल यानी कि उसी समय के लोगों की क्या सोच रही है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। इकोनॉमिक पीरियड, आपने देखा होगा कि हमेशा न्यूज़पेपर में आपको भारत की जीडीपी या फिर महाराष्ट्र की जीडीपी या फिर ऐसे ही किसी स्टेट्स के जीडीपी और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में दिया होता है, तो उसी को हम इकोनॉमिक हैपनिंग बोलते हैं। ठीक है। कल्चरल हैपनिंग यानी कि हम वेरियस कल्चर फेस्टिवल में कैसे कैसे उन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में भी हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। तो मान लो कि अगर होली के दिन बहुत सारे भारतीयों ने कलर्स के हेल्प से धूमधाम से होली मनाई, या फिर दिवाली के टाइम पे सभी ने मिलके दिया जलाया अपने घर में, या फिर मकर संक्रांति के टाइम पे सभी ने मिलके एक दूसरे के साथ पतंग उड़ाई। तो ये सारी क्या, ये है कल्चरल हैपनिंग और ये हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है। ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, तो यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले न्यूज़पेपर लाइक ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी एक्टेड एज इम्पॉर्टेंट सोर्स इन अवेकनिंग द माइंड ऑफ पीपल। तो जो इंडिपेंडेंस के पहले यानी कि साल 1947 से पहले की बात है ये। तो अगर आज के टाइम पे आप देखोगे तो आपको डीएनए, हिंदुस्तान टाइम्स, मुंबई टाइम्स ऐसे ढेर सारे न्यूज़पेपर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले जो न्यूज़पेपर्स होते थे उनका नाम ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी ऐसे न्यूज़पेपर्स होते थे।
और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये न्यूज़पेपर्स ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे इंडिपेंडेंस पे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर्स में क्या मेंशन होता था, इसमें हमेशा मेंशन किया जाता था कि ब्रिटिशर्स बाहर के हैं और वो हमेशा सिर्फ हमें लूटते आए हैं, उन्होंने कभी भी हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया है, वो सिर्फ हमारी दौलत चाहते हैं। ऐसी तो इनका मेन मोटिव यही था भारतीयों को बताना, और इन्होंने सारे भारतीयों का जो आप नहीं बोलते आंखें खोल दी उन्हें इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हुए। इनमें क्या क्या इवेंट मेंशन किए जाते थे कि अगर ब्रिटिशर्स ने मान लो कोई बुरा काम किया, उन्होंने इंडियंस को जेल में डाल दिया बिना मतलब क्या, या फिर बिना मतलब को इंडियंस को मारा, या फिर किसी फार्मर को की सारी फसल और खेत ले ली लेकिन उन्हें पैसे नहीं दिए, तो ऐसे ढेर सारे इवेंट ये अपने न्यूज़पेपर्स में मेंशन करते थे ताकि लोग इनके बारे में पढ़े और इनके प्रति जागरूक हो। ठीक है, तो आगे यहाँ पे यही दिया है कि थ्रू न्यूज़पेपर्स वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे अपने टाइम पे, ये ऐसे रूल्स बनाते थे जिससे सिर्फ ब्रिटिश लोगों को फ़ायदा हो और इंडियन लोग को नुकसान हो, तो ऐसी ही चीज़ों के बारे में इन न्यूज़पेपर्स में लिखा होता था। ठीक है, तो ब्रिटिश पीरियड में जो न्यूज़पेपर्स थे वो सिर्फ एक सोर्स नहीं थे पॉलिटिकल इवेंट के। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि ये एकमात्र ऐसे सोर्स नहीं थे जो सिर्फ और सिर्फ हमें पॉलिटिकल इवेंट के बारे में बताए, बल्कि ये उस चीज़ के भी सोर्स थे जो सोशल रिफॉर्मेशन लाए, यानी कि जनता में बदलाव लाए, जनता की सोच में बदलाव लाए। ये इन चीज़ों का भी काम करते थे कि ये हमारी जनता को जागरूक करे इन ब्रिटिशर्स के प्रति और हमारे दिल में आग जलाए कि हमें इन ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि निबंधमाला, ये एक न्यूज़पेपर है निबंधमाला, जिन्हें कि लिखा गया था विष्णु शास्त्री चिपलंकर ने। फिर शतपत्रे रिटन बाय लोकाहितवाड़ी, एलियास गोपाल हरि देशमुख इन वीकली प्रभाकर। तो ये वीकली प्रभाकर जो मुझे पता नहीं कि ऐसे इतना कंफ्यूजिंग वे में से क्यों लिखा गया है आपकी बुक में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो वीकली प्रभाकर है ये एक मैगज़ीन थी, तो इसे आप मैगज़ीन बोलते हो। इसके बारे में आप डिटेल में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। ये जो पूरा पैरा यहाँ पे दिया है ना, पूरा पैरा ही नहीं, पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है इसे आप डिटेल में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो। तो आप मेरी बात याद रखना, आपको 10th में ये पूरा चैप्टर आने वाला है एकदम डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूज़पेपर्स का नाम है आप उन पे ध्यान दो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनमें लिखा क्या गया था। तो ये कमेंट ऑन वेरियस सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़, तो इसमें क्या ये क्या करते थे, वेरियस सोशल और कल्चरल इश्यूज़ को हाईलाइट करते थे। यानी कि इनमें ये लिखा जाता था कि हमारे समाज और हमारे कल्चर को कौन से इश्यूज़ वो टाइम पे ब्रिटिशर्स की वजह से फेस करने को होते थे, तो इन न्यूज़पेपर्स में उनके बारे में लिखा जाता था। तो मान लो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हमें हमारे इंडिया में ढेर सारे कम्युनल रायोट्स और कम्युनिज़्म और दो रिलीजन के बीच में लड़ाई, ये सब कौन करता था, ये सब ब्रिटिशर्स करवाते थे ताकि हम अपने ही देश को कमज़ोर कर दें, और इससे क्या होता था कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर हावी होने में कामयाब हो जाते थे। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में इन न्यूज़पेपर और वीकली मैगजीन्स में लिखा जाता था ताकि हम उन ब्रिटिशर्स के कहने में ना आए और हम अपने भारत को कमज़ोर ना करें और एक दूसरे के साथ मिलकर इन ब्रिटिशर्स का डट कर सामना करें और इन्हें हमारे देश से बाहर निकालें। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मटेरियल, हमने सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिया कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होता क्या है, फिर वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया। उसके बाद हमने मटेरियल सोर्सेज को डिटेल में पढ़ा, बिल्डिंग्स, पैलेसेस, स्टैचूज़, मेमोरियल, इन 2 पैराग्राफ को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा। फिर हमने रिटर्न सोर्सेज का इंट्रोडक्शन लिया, उसके वेरियस सोर्सेज को देखा, और न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल, इन दो आप बोल सकते हैं दोनों के दोनों न्यूज़पेपर्स थे, तो इनके पैरा के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। तो अगले लेक्चर में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा होगा। तो देखो, मैं मानता हूँ हिस्ट्री लर्न करना टफ़ होता है और इसमें बहुत सारे ऐसे आड़े टेढ़े नाम हैं जो आप पहली बार सुन रहे होगे या तो आपको लर्न करने में मुश्किल होगी, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैंने जितना इजी वे से हो सके आपको समझाया है। अभी इसमें आपका एक ही काम बचता है कि इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं, जितना मैंने आपको पढ़ाया है।
तो अगले लेक्चर में मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा और आप इस चैप्टर के अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लो ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। और मैं फिर एक बार कह देता हूँ कि 8th स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें जो आपने अभी पढ़ी ये आपको 10th में बहुत ज़्यादा काम देने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मैंने जो भी बताया वो आपको अच्छे से समझा होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।